नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। जस्सी जैसी कोई नहीं कि मोना सिंह को भला कौन नहीं जानता। अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली मोना सिंह एक बार फिर टीवी पर वापसी करने जा रही है। साल 2003 में आए सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं सुपर हिट रहा था। इस बार मोना सिंह की वापसी एनटीवी के सीरियल मौकाए वारदात से हो रही है, जहां वो एक नैरेटर की भूमिका में नजर आएंगी। इससे पहले मोना ने कुछ टैलेंट वेस्ट शोज और अवार्ड कार्यक्रम होस्ट किए हैं। इसके साथ ही मोना सिंह ने टेलीविजन इंडस्ट्री, ओटीटी और फिल्मों में अपनी एक खास जगह बनाई है। मोना को अलग अलग तरह के किरदार और भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। तो आज एक्ट्रेस मोना सिंह से हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे उनके टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े उनके अनुभव। तो चलिए, टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोना, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही शरद द्विवेदी जी न्यूज़र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि मोना से आप ही बातचीत आगे बढ़ाइए और जो भी सवाल जवाब है इस दिलचस्प बातचीत को आप आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जया। और मैं बता दूं व्यूअर्स को कि मोना एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो बहुत इंटेंस हैं और एक ऐसा कैरेक्टर भी है उनका जो मुझे उनकी जाती ज़िंदगी यानी उनकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत मुतासर और बहुत इम्प्रेस करता हुआ दिखता है कि वो बहुत क्लीन हार्टेड हैं, पंजाबी कुड़ी हैं, खिलखिला के हंसना उन्हें पसंद है और बनावट से और आर्टिफिशियल चीज़ों से वो दूर रहना पसंद करती हैं। और शायद यही वजह थी अभिनेत्री तो वो बेहतरीन हैं ही, लेकिन उनका जो पहला शो था वो शायद उनकी अपनी निजी ज़िंदगी से भी काफ़ी मिलता है कि मैं जैसी हूँ मुझे स्वीकार करिए। तो मोना जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या ये आपकी ताकत भी है और कई बार आपके लिए चुनौती भी बनता है कि आप जैसी हैं इस इंडस्ट्री में आप वैसी ही रहना पसंद करती हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो खुद की रूट्स हैं, आपकी जो नीड है, आप उसको बदल नहीं सकते। तो इंडस्ट्री में चाहे आप जो भी हासिल कर लें, आप अपने आप को खो नहीं सकते। तो मैंने हमेशा से अपने आप में वो एक स्टैंड रखा है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ। इंडस्ट्री के लिए खुद को बदलना मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल आपने सही कहा। और हम सब ये भी जानते हैं कि अगर आप इस तरह का कोई बदलाव करते हैं किसी दबाव में आकर, चाहे वो सक्सेस के लिए हो चाहे वो आगे बढ़ने के लिए हो, तो वो कई सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कारण भी बनता है। और सबसे पहला ग्रहण जो है वो आपकी हंसी पर लगता है, आपकी खुशी पर लगता है। चंडीगढ़ से आप निकली, मुंबई तक का आपका ये जो सफ़र रहा, इस सफ़र में आज जब आप जहाँ खड़ी हैं, करीब करीब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 डिकेड्स, 20 साल कम नहीं होते ये, और अब आप एक ऐसी स्टेज में भी हैं जहाँ आप मैच्योर होकर चीज़ों को देख सकती हैं। तो इन 20 सालों में क्या खोया क्या पाया, ये सवाल मैं नहीं करूँगा। क्या इनरिच हुआ आपके भीतर, क्या आपने देखा? हमने आपके भीतर की बेहतरीन अभिनेत्री को भी देखा, आपके परफॉर्मेंस अलग अलग स्टेजेस में भी देखे। आप कहाँ अपने को देखती हैं और कैसे लुक बैक करती हैं पीछे? शरद जी, पहली बात तो मैं चंडीगढ़ से नहीं हूँ। ये गलत न्यूज़ है। मेरे पापा आर्मी में थे, तो उनकी लास्ट पोस्टिंग पूना में हुई थी, तो मैंने वहीं पे फिर अपनी बाकी की पढ़ाई कॉलेज मैंने वहीं से किया। एंड आई रिमेम्बर मैंने अपने पेरेंट्स से बोला था 2002 में कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और उनको वो बचपन से ही पता था, क्योंकि जब भी मैं स्कूल से वापस आती थी तो मैं कभी कोई ना कोई किरदार घर में बन के घूमती रहती थी, कभी टीचर कभी डॉक्टर। तो उनको शुरू से पता था कि इसको एक्टिंग ही करनी है। तो जब मैं ये इंडस्ट्री में आई, मुझे इस बात का यकीन जरूर हुआ कि जब आप खुद पे विश्वास रखते हैं और आपको पता है कि आपको काम मिलेगा फॉर फॉर ऑल दैट यू नो दैट यू कैन डू, तो आपको काम जरूर मिलेगा। मतलब इंडस्ट्री में टैलेंट की बहुत कद्र है, बहुत परवाह है। जी। एंड आज मुझे 18 साल हो गए इंडस्ट्री में, एंड देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। मतलब हर कोई यही बोलता है कि मैंने बहुत अलग किस्म के रोल्स किए हैं, एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे अलग अलग रोल्स करने का मौका मिला। दर्शकों का बहुत प्यार मिला राइट फ्रॉम द फर्स्ट शो जस्सी जैसी कोई नहीं। तो उसके बाद कभी मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा, सिर्फ आगे आगे बढ़ते गए, अपने आप रास्ते बनते गए। एंड आई फील वेरी लकी
बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंडीगढ़ से आप नहीं हैं, आपने अपडेट किया। तो फिर हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पंजाब से आपकी जड़ें हैं या पहाड़ से आपकी जड़ें हैं? सर एक्चुअली ऐसा है कि मेरी बिकॉज ऑफ पापाज आर्मी का प्रोफेशन जो था, इंडिया में कई सारी जगहों में हम घूमे हैं। हर जगह अपनी रूट्स के ना थोड़े थोड़े टुकड़े हमने छोड़े हैं, क्योंकि क्या हर बात। जगह से मेरे कनेक्शन है। हर जगह मेरे स्कूल फ्रेंड्स अभी भी मेरे टच में हैं। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स, दे आर इन टच विद मी। मुझे स्कूल में बुलाया एज चीफ गेस्ट। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि पढ़ाई में तो इतना टॉप किया नहीं, लेकिन स्कूल में चीफ गेस्ट आ गए। सो बिल्कुल। या आई ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया बेसिकली, बट मेनली हम लोग पूना से थे और पूना में ही ज्यादा रहे हैं हम। लेकिन अब मुझे 18 साल मुंबई में हो गए हैं, तो आई फील कि मैं ज्यादा मुंबईकर बन चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और पुणे और मुंबई की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, तो शुरुआत तो वहाँ से होनी है, तो मुंबई तक पहुँचनी भी थी। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बड़ा वैल्यूबल होता है जब आप ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने जाते हैं, ख़ास तौर से जब आप अर्ली स्टेजेस में होते हैं। तो कैसे आप मम्मी और पापा के उन दिनों को याद करती हैं? ख़ास तौर से पापा, मुझे लगता है एक बिटिया पापा से जितना अटैचमेंट होता है, तो पापा का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा ही होगा, लेकिन माँ को भी हम पीछे नहीं देख सकते हैं। किस तरह से आप याद करती हैं जब आपने अपना निर्णय घर में बताया कि मुझे जाना है सपनों की सुनहरी दुनिया में, मुंबई? जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो दोनों थोड़े शॉक हो गए थे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। मतलब उनको पता था कि मुझे एक्टिंग करनी पसंद है, क्योंकि जितने भी कॉलेज और स्कूल में ड्रामाज और स्किट्स होते थे सब में मैं भाग लेती थी। तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे बॉम्बे जाना है, अपने लिए एक नाम बनाना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो दोनों ने मुझे रोका नहीं। सिर्फ एक शर्त थी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं और उसके बाद जाऊं। उनका शुरू से यही मानना है कि हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, लेकिन इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरा डिसीजन सुन के दोनों ने मुझे सपोर्ट किया। एंड 2 साल मैंने स्ट्रगल किया। 2001 2002 मैं पूना से रोज मुंबई आती थी, ऑडिशन दे के वापस घर चली जाती थी और पूरी एक्टिंग करके दिखाती थी आज क्या क्या किया। फिर मुझे जस्सी मिला एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक सर। मतलब पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे साथ था एंड जस्सी जैसा शो मिल गया जो ओवरनाइट हिट हो गया। तो मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है जो आज मैं हासिल कर पाई। क्या बात है। जस्सी एक ऐसा किरदार रहा आपका जो अंदर की खूबसूरती की तरफ इशारा करता है। एक चीज़ आप और हम सभी देखते हैं, और एक एलिगेशन ये भी है कि दुनिया बाहर की खूबसूरती को ज़्यादा पसंद करती है। एक ग्लैमर वर्ल्ड में रह के आपने क्या फील किया? एक इनर टैलेंट, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा बनाने में वही मदद करता है आपकी। तो जस्सी के लिए इनर ब्यूटी और बाहर की ब्यूटी, ज़ाहिर तौर पर आपकी पर्सनैलिटी बताती है कि आपको भीतर की खूबसूरती ज़्यादा पसंद है, लेकिन इन दोनों का एक राइट कॉम्बिनेशन रखना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे साध पाई आप इसको? मेरे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। जस्सी के टाइम पे वो सब चश्मा पहनना, वो सब, वो बालों का वो देखना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब फाइनली हम लोगों ने शूट चालू की, जब फाइनली हमने एपिसोड देखा, तब जाके मुझे समझ आया। मैं भी बहुत यंग थी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा फर्स्ट शो ऐसा है जिसमें मैं मेरी शक्ल ऐसे चेंज करके बदल दी है। लेकिन जो शो का इंटेंशन था, जो शो का मैसेज था, वो बहुत क्लियरली लोगों तक पहुंचा और मुझे उस बात की बहुत खुशी थी। और जब मैंने अपना फर्स्ट शो किया, तभी से एक बात रियलाइज हो गई थी कि जिंदगी में जो भी काम करें ना, वो विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें और कुछ ना कुछ ऐसा करें जो लोगों को इंस्पायर करे, पॉजिटिव सोचने में, अपने आप के लिए अच्छा सोचने में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो मैंने जस्सी में सीखा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया। जो भी इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि पहले आप खुद से प्यार करिए, तो दुनिया आपसे प्यार करेगी ही, बेहिचक आपसे प्यार करेगी। थ्री इडियट जैसी फिल्म जिसमें आपने बहुत ही एक पावरफुल, एक बहुत ताकतवर आपका प्रेजेंटेशन रहा बतौर अभिनेत्री। क्या आप चूज़ी हैं? क्या आप स्क्रिप्ट्स वगैरह को बहुत प्रेफरेंस देती हैं? क्योंकि हमने देखा आमतौर पर
एक अच्छी सुपरहिट फिल्म और हिरानी, राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर के बाद एक ऑफरिंग्स की झड़ी लगती है। तो क्या आप बार बार रिपीटेटिव रोल्स को देखकर आपने नहीं उसका फ़ायदा उठाने की सो कॉल्ड कोशिश नहीं की? ऐसा होता है ना सर, इंडस्ट्री में आप अगर एक किरदार निभा ले तो सबको, बाकियों को यही लगता है कि अच्छा ये यही करती है, Very. इसको इसी के लिए कास्ट करते हैं। तो जब थ्री इडियट्स आई उसके बाद मुझे हर रोल सिस्टर का ही मिल रहा था, तो मैंने कहा ये तो कोई चैलेंज है ही नहीं, यू नो व्हाई शुड आई डू समथिंग जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो काम को मना करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है सर। कभी कभी लोग मना नहीं कर पाते क्योंकि उनको उनकी जरूरत भी होती है, लेकिन मैंने फिर भी स्टैंड लिया और मैंने मना किया। मैंने अपने आप से बोला कि मैं वही काम दोबारा रिपीट नहीं करूंगी अपने आप को कभी भी। एंड भगवान करे कि मुझे अलग अलग काम, अलग अलग किरदार करने की अपॉर्चुनिटी मिले, जो मुझे मिली। कई बार वेट थोड़ा लंबा हो जाता है, बट द वेट इज वर्थ इट सर। बाद में जब आप अपने नए काम को देखते हैं कि आपने नया किरदार किया है, तो लोग भी आपको एक अलग नजरिए से देखते हैं और खुद को भी संतुष्टि मिलती है कि हम एक एक्टर हैं और हम काफी सारे रोल्स कर सकते हैं, सिर्फ एक जैसा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक किसी शायर का एक शेर है जो न सिर्फ जिस ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हैं आप, बल्कि वो क्रिकेट, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं और हम जर्नलिस्ट के लिए भी मुझे लगता है कि वो मौजू है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ऐसे में अपने मेंटल इक्विलिब्रियम को, अपनी मेंटल बैलेंस को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमने देखा कि बीते एक साल में एक पावरफुल और एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हमसे इस जंग में, शायद वो लड़ाई हार गए, सुशांत की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें भी हुई इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहां एक हिट आपके लिए सब कुछ बदल देती है और एक फ्लॉप आपके लिए सब कुछ बदल देती है, ऐसे में कैसे हम अपना संतुलन बनाएं? क्योंकि ये जो यंग एक्टर्स और या ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के इच्छुक जो लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज शायद आपकी तरफ से होगा। मुझे ऐसा लगता है सर कि सक्सेस ओवरनाइट बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन जो लोग जितनी बार नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद जो उठते रहते हैं ना, हर बार गिरने के बाद, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो यू हैव टू कीप ट्राइंग। अगर फ्राइडे की मूवी आपकी नहीं चली, बॉक्स ऑफिस में आपके नंबर्स नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक और पिक्चर नहीं बनाएंगे, आप जरूर ट्राई करेंगे। तो जब तक आप कोशिश नहीं करते रहेंगे, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। एक करके उस पे हार मान जाना मैं बिलीव नहीं करती सर। आई कीप ट्राइंग। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है, आई कीप ट्राइंग। मैं लगातार प्रयास करती हूँ, करता हूँ, यही वो सुनहरे शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति के शब्दकोश में, डिक्शनरी में सबसे अहम होने चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म ने बहुत इमेंस पोटेंशियलिटी, अब एक अनंत संभावनाओं का दरवाज़ा खोला है एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए। आप कैसे देखती हैं OTT प्लेटफॉर्म को? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है ओटीटी प्लेटफॉर्म से, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब हमारी भारतीय जनता ओटीटी प्लेटफॉर्म को देख रही है, उसकी सब्सक्रिप्शन ले रही है। हम सबको आदत पड़ रही है कि टीवी से थोड़ा ब्रेक लें और ओटीटी को टाइम दें, क्योंकि जो हम शोज ओटीटी में देख रहे हैं वो ना तो फिल्म थिएटर्स में आएगी और ना ही टीवी में, क्योंकि टीवी के अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं। और ओटीटी में आप कई सारी कहानियां सुना सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। तो अब जो राइटर्स को पहले अपने राइटिंग के लिए काम नहीं मिलता था, अब उन्हीं राइटर्स को काम मिल रहा है, क्योंकि वो अलग सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लिखते हैं। जो एक्टर्स हैं, जो थिएटर एक्टर्स हैं, उनको पहले टीवी में या फिल्मों में काम नहीं मिलता था, लेकिन अब इतने सारे एक्टर्स आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है सब अलग अलग चेहरे देख के, इतना सारा टैलेंट देख के। I feel very happy, and I also feel very happy that directors are taking a chance now to do something new. नहीं तो हर कोई सेम चीज बनाता रहता है। तो जो अब लोगों का जो परसेप्शन है, जो हमारी ऑडियंस है, वो भी इंटेलिजेंट है, शार्प है। हम अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये ओटीटी के साथ बहुत बड़ा बदलाव आया और बहुत पॉजिटिव बदलाव आया, विच आई फील वेरी हैप्पी अबाउट। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, और हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपको भी हम उसमें एक नए अवतार में देखें। दो छोटे छोटे सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को। मौका वारदात, ये जो आप
शो आपका है NTV पर, क्राइम आज हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, आज ही नहीं हमेशा से, लेकिन अब क्राइम का चेहरा बहुत बदल गया है। ये जब मैं भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर, जब मैंने अपने अर्ली डेज़ में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया, तो मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा क्राइम वो, हीनियस क्राइम भी वो है जो करीबी लोगों के ज़रिए होता है। ये परिवार के लोग भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, मैं कोई शंका नहीं पैदा कर रहा हूँ किसी के मन में, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार आपका भरोसा आपको बहुत नुकसान भी पहुँचाता है। ये जो आप शो कर रही हैं मौका-ए वारदात, किस तरह का फील है आपका? क्योंकि क्राइम शो एक बहुत अलग तरह के मैसेज के साथ सामने आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। शरद जी, मैंने बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं, लेकिन मैंने कभी क्राइम शो होस्ट नहीं किया। लॉकडाउन के टाइम मैंने बहुत सारे क्राइम शोज देखे OTT प्लेटफॉर्म पे, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट कि जो NTV का है मौका-ए वारदात, आखिर ये क्राइम हुआ तो हुआ कैसे, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। आपको आपको विचलित करता है कि अपने आसपास आप देखिए, अगर कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। और मैं वो शो की आवाज बनना चाहती हूँ, जिससे लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा थोड़ा बहुत, मैं चाहूंगी काफी परिवर्तन आए, लेकिन थोड़े से ही सब कुछ शुरू होता है। आई वॉन्ट वुमेन टू स्पीक अप अगेंस्ट क्राइम। मैं नहीं चाहती कि कोई भी औरत घर में डर कर रहे, कोई भी बच्ची डर कर रहे, ये सोच के कि वो बोलेगी तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है और उसके लिए आप चुप हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी एंड विद द शो आई वांट टू पुट दिस मैसेज अक्रॉस दैट वन शुड स्पीक अप अगेंस्ट क्राइम। और मौका-ए वारदात वही है मेरे लिए सर। आई जस्ट होप कि हम सोसाइटी में बदलाव ला सकें। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पंच लाइन भी हमारे साथ शेयर की है, जो ड्यूरिंग द महाभारत एरा से हमारे साथ है, कि जब भी कहीं कुछ गलत हो रहा हो और वहाँ चुप्पी हो, मौन हो, तो वो सबसे बड़ा अपराध है। और इसीलिए उस कौरवों की सभा में चाहे भीष्म हो, चाहे दुर्योधन हो, कर्ण हो, तमाम वो बड़े, चाहे द्रोणाचार्य हों, ये सब दोषी माने गए। तो अपराध जब घटित हो रहा है तो चुप्पी भी नहीं होनी चाहिए, आपको वोसिफरस होना चाहिए, भले ही आप पीड़ित ना भी हों। आपने देखा हो वो अपराध किसी के आपके पड़ोस में घट रहा हो, लेकिन आपको बोलना चाहिए, ये नहीं तो आप भी एक अपराध के दायरे में आते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक बहुत बैलेंस्ड, बहुत संतुलित पर्सनैलिटी हैं आप मोना। मुझे ये बताइए कि वर्सेटैलिटी तो आपके साथ जुड़ी ही रही, हमने उतनी एनर्जी आपकी टेलीविज़न शोज़ के एंकर और प्रेजेंटर के तौर पर देखी, एक एक्टर के तौर पर आपकी यात्रा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्सी से लेकर चाहे 3 इडियट या तमाम फिल्म्स और टेलीविज़न और वेब और अब OTT की मैं बात करूं। लेकिन आगे क्या हम मोना को किसी और ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे, किसी और परिवर्तन में देखेंगे, डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर, क्योंकि ज़िंदगी बदलने का और ट्रांसफॉर्म करने का ही नाम है। बिल्कुल, जिंदगी इज एवर चेंजिंग सर, और हमको भी हमेशा चेंज के साथ अपनी जिंदगी में भी परिवर्तन लाना चाहिए, वरना हम वहीं के वहीं अटके रहेंगे। मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, एंड आई जस्ट होप कि स्क्रिप्ट अप्रूव हो और फिर मैं भी एक शो प्रोड्यूस करूँ। मेरा ये सपना है, एंड आई जस्ट होप कि मैं ये अपना सपना पूरा कर सकूँ। देखिए हमारा अनुमान कितना सही निकला, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अब तक जिन शेड्स को लेकर आगे बढ़ी हैं और कामयाब रही हैं, बतौर राइटर भी आप उस कामयाबी से और आगे जाएं, और ईश्वर आपको उस मकाम तक ज़रूर ले जाए। बहुत अच्छा लगा मोना आपसे बात करके, आपके आने वाले करियर के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शरद जी, थैंक यू सो मच। जया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोना बंसल न्यूज़ से इस खास बातचीत के लिए, और इतने अच्छे किस्से अपने जीवन के और अपनी इंडस्ट्री से जुड़े हुए आपने शेयर किए, बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही शरद जी आपका भी थैंक यू सो मच, जो आपने ये जानकारियां बताई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोना सिंह के जो फैंस हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मोना सिंह एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। NTV के सीरियल मौका-ए वारदात के जरिए आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।